नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका करंट अफेयर के सेशन में। और इसमें हम कवर करेंगे 14 दिसंबर से लेकर के 17 दिसंबर तक के वीडियो। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि 13 दिसंबर तक के वीडियो सेपरेट अलग से पड़े हुए हैं, जिनको आप वहां पर देख सकते हो, है ना। तो यहाँ हमने जो हमारा गैप हो गया था 14, 15, 16 और 17 कल वाला, उसको मैं एक ही वीडियो में खत्म कर दूंगा सिर्फ कुछ मिनट के अंदर। और हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ही पढ़ने हैं, क्योंकि इसलिए भी ये जरूरी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें मैं सब कुछ बात करूंगा आपसे, मोदी जी की यात्रा से लेकर के जो नाम बदले गए वहां से लेकर के कौन से बिल पेश हुए अभी लोकसभा में, उस पर भी, और जो भी फैक्ट होंगे या कोई खास इंपॉर्टेंट डेज होंगे उन पर भी हम बातचीत करेंगे। ठीक है, तो ये सब मैंने आपके लिए तैयार किया हुआ है पूरा, तो मैं इसमें लिखता जाऊंगा और आप भी उसे देखते जाएंगे और साथ साथ आप भी लिखते चले जाएंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो है, हम देख लेते हैं इथियोपिया को। क्यों? क्योंकि आपको ये पता चला होगा, इथियोपिया ने हमारे जो मोदी जी हैं उनको अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। ठीक है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान। अब जिसका मैं जो नाम है, पूरी बातें आपको बताऊंगा, उसके देश के बारे में सब चीजें, ये सब मैं लिख करके इसमें लेके आया हूं। देखिए, पहली बात तो ये ध्यान रखना है आपको कि जो हमारी इथियोपिया है ना, इथियोपिया की जो राजधानी है ना, जो कैपिटल है, वो क्या है? तो यहाँ से ब्लैक पेन ले लिया जाए। वो क्या है? अदीस अबाबा। सबसे पहला तो पॉइंट यही आपको याद रखना होगा, अदीस अबाबा। ठीक है ना, राजधानी पहुंचे थे। और देखिए, इस समय तो आप सुन रहे होंगे, एक बड़ी प्यारी चीज चल रही है, कार डिप्लोमेसी। यानी जब वो रशिया गए तो पुतिन उनको अपने साथ कार में बिठा के घुमा रहे थे, आपने देखा होगा, एक ही कार में बैठे हुए थे। ऐसे जब वो जॉर्डन गए तो वहां के जो शाह थे, क्राउन प्रिंस थे, उन्होंने भी अपने कार में उनको बिठाया। और अभी जब वो इथियोपिया गए तो यहाँ के भी प्रधानमंत्री जी ने, है ना, अहमद अली जी ने उन्हें अपनी कार में बिठा करके ले गए, पूरा घुमाया, फिर वो कार से ही वापस से एयरपोर्ट में छोड़ा भी है। ठीक है ना, काफी अच्छा है। और एक बात और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने वंदे मातरम भी गाया है उनके सम्मान में। और जबकि मैं बता दूं आपको, इथियोपिया में 34% मुस्लिम रहते हैं और गाने वाले भी मुस्लिम थे, वहां का प्रधानमंत्री भी मुस्लिम है। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो इनके प्रधानमंत्री हैं इथियोपिया के, है ना, इनके जो पीएम हैं, क्या नाम दिया था मैंने आपको? एबी एबी अहमद अली। एबी अहमद अली। ठीक है ना, ये जो है, ये नोबल पीस प्राइज विनर है भैया, ध्यान रखना। 2019 में, है ना, इनको नोबेल का पीस प्राइज मिल चुका है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है, याद रखना। किस देश के प्रमुख को नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है? तो वो एबी अहमद अली है, 2019 में। तो इन्होंने सोचिए वंदे मातरम भी गवाया है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वंदे मातरम को यहाँ भारत में 150 साल हो चुके हैं और अब तक हमारी खुद की संसद में वो गाया नहीं गया है। ठीक है, और वहां पर वो गाया जा चुका है। तो क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि जो मुस्लिम सांसद है उनका कहना है कि वंदे मातरम में कुछ ऐसे शब्द हैं जो दूसरे धर्म को प्रतीक हैं, और हम अपने ही धर्म को मानते हैं, एक ही अल्लाह हमारा सबसे ऊपर है, देश से भी ऊपर है वो, है ना। तो देश के लिए हम कोई गाना नहीं गा सकते, ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है, यही है ना। देखो, हमारे यहाँ तो यही चलता है, हमारे यहाँ यही समस्या है। अब देखिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब जो ग्रेट सम्मान मिला मैं वो बता देता हूँ ना, सर्वोच्च, और ये भी ध्यान, मैं ये भी बता दूंगा आपको, सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ठीक है ना, इथियोपिया का। जॉर्डन ने नहीं दिया है, लेकिन इथियोपिया ने दिया है। ठीक है ना, उसका नाम आप थोड़ा सा नोट कर लेंगे, उसका नाम मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। उसका नाम है द ग्रेट ऑनर निशान, द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया। ठीक है, इथियोपिया, ये भी याद रखेंगे आप। ठीक है, ये सर्वोच्च जो सम्मान है ये मिला है मोदी जी को। ठीक, हमारे प्रधानमंत्री को। अब देखिए, हमारे मोदी जी जो भी हो हैं, तो वो अभी भारत का पूरा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको ये सम्मान मिलना मतलब पूरे भारत को मिलना, ऐसा उन्होंने कहा भी है। इस बात को वहां पर, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। एक चीज और बताता हूं आपको। देखिए, आपको पता, हमारे मेक इन इंडिया वैसे भी शेर है। तो इथियोपिया में आप देखोगे ना, इनका जो नेशनल, जो क्या कहते हैं, इनका जो राष्ट्रीय पशु है वो शेर है ना। याद रखेंगे आप इसको, इनका राष्ट्रीय पशु शेर है। ठीक है, अब देखिए ये कहाँ आता है, मैं बताता हूँ। देखिए, ये जो कंट्री है ना, ये जो कंट्री है ये अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? है ना, ये अफ्रीका में है, अफ्रीका महाद्वीप में आता है ये। अब अफ्रीका में भी ध्यान रखना है आपको, ये सेकंड मोस्ट
पॉपुलेटेड, है ना, पॉपुलेटेड मतलब यहां पर पॉपुलेशन, पॉल्यूशन नहीं बोल रहा हूं, पॉल्यूटेड नहीं लिखा है मैंने, पॉपुलेटेड लिखा है ना, याद रखना इस बात को, कहीं आप समझ पा रहे हो कि ये पॉपुलेटेड है, ठीक है ना। जनसंख्या जो है ना यहाँ पे सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड वो क्या कहते हैं कंट्री है भाई, ये सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड। तो फर्स्ट कौन है? तो फर्स्ट आपको मिलेगी नाइजीरिया। यहाँ पर आपको मालूम होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल फिलहाल में, और ये भी मुस्लिम कंट्री है नाइजीरिया भी, लेकिन यहाँ पर जो मुसलमान है वो ईसाइयों को मार रहे हैं और बहुत भारी तादाद में उन्हें मार रहे हैं। इतना मारा कि वहाँ के ईसाइयों ने बस मतलब ट्रंप से गुहार लगाई है कि भैया कुछ बचाओगे हमको कि नहीं बचाओगे। तो फिर उनको अल्टीमेटम दिया गया कि अगर एक और ईसाई मरा, बहुत सारी चीज़ें इंटरनेशनल न्यूज़ में यहाँ पे हो रही है, तो बर्बरता फैली हुई है। नाइजीरिया, सूडान, सूडान में तो मुसलमान ही मुसलमान को ख़त्म करते चले जा रहे हैं। इंडिया में इस पर हमारे मुसलमान कोई बात नहीं करते हैं, है ना। उन्हें फ़िलिस्तीन से लेना देना है, फ़िलिस्तीन में मुसलमान बन रहे हैं, वहाँ पर इसलिए लेना देना है क्योंकि फ़िलिस्तीन में हमास के जो आतंकवादी संगठन के लोग हैं, है ना, वो हमास वहीं पे है। और जब वो मर रहे हैं वहाँ पे मुसलमान, क्योंकि मारने वाला कौन है? इज़राइल। इज़राइल जो है वो ज्यूइश है ना, यहूदी हैं वो लोग। तो वो लोग वहाँ पे मार रहे हैं, इसलिए उसका विरोध कर रहे हैं कि फ़िलिस्तीन हमारा है, फ़िलिस्तीन हमारे लोग हैं, क्यों सूडान आपके लोग नहीं है, क्यों नाइजीरिया में जो ये चीज़ हो रही है तब जो आपके लोग कर रहे हैं तब नहीं, है ना, बांग्लादेश में जो हो रहा है तब नहीं, पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है तब नहीं। तो यहाँ पर ये जो कम्युनिटी है ना चुप बैठ जाती है जब इनके खुद के लोग वो काम कर रहे होते हैं। तो अब जैसे नाइजीरिया में ही मुसलमान मार रहे हैं ईसाइयों को, तब वो कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं समझे आप मेरी बात? तो इस तरह से होता है। वंदे मातरम बताइए, इथियोपिया जैसे मुस्लिम कंट्री है ये पूरी, है ना, पहले बता दूं मैं आपको, इथियोपिया एक मुस्लिम कंट्री है, ठीक है। यहाँ पर टोटल जो मुस्लिम आबादी है ना, मुस्लिम आबादी जो है वो 34% है। कितने परसेंट है? 34% है। मैं और बाकी ये डेटा दे दूंगा आपको, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई, है ना। अब आ जाते हैं वापस से कि और क्या खास बात हुई है, उस पर बात करेंगे। तो देखिए, इथियोपिया की मैंने कुछ बातें, 34% आपको ये बता दिया मैंने। अब एक चीज ध्यान रखनी है कि मोदी जी को जो है, ये जो मोदी जी हैं हमारे, इनको कितने नागरिक सम्मान अब तक मिल चुके हैं। तो याद रखना, ये डाटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना, आने वाले एग्जाम में कहीं आ सकता है। इनको टोटल 28 नागरिक सम्मान अब मिल चुके हैं भैया, है ना। याद रखना, टोटल 28 नागरिक सम्मान, है ना, जो मिल चुके हैं। एक ये बात हो गई, ठीक। वंदे मातरम वगैरह तो गायब, वो तो आपने सुन लिया समझ लिया होगा। अब मैं अगर आपके से साइज की तुलना करूं कि ये इथियोपिया तो कैसे साइज में, कैसे पॉपुलेशन में, तो चलो समझ में आ जाता है ना। साइज में आप ये समझो, जैसे आपने देखा होगा हमारा राजस्थान है ना। तो हमारे राजस्थान का, है ना, राजस्थान जो है उसमें आप इंटू 3 कर दो, 3 गुना कर दो, और ये बन जाएगा इथियोपिया। ठीक, ये ध्यान रखना आप, है ना। तो ये क्या बन जाएगा? इथियोपिया। देखिए, बात सिर्फ इसकी नहीं कि हमारे कम्युनिटी वॉर ये सब चलते रहते हैं या इस पर बात बहुत ज्यादा होती रहती है। बात ये भी है कि आपने देखा होगा कांग्रेस खुद यार वो सेना पर शक कर रही है। वो बोल रही है ऑपरेशन सिंदूर के हमको सबूत दिखाओ। इनके पृथ्वीराज चौहान है, नेता कांग्रेस है, वो राज्य मंत्री रहे उनके मनमोहन सरकार में, है ना, बड़े नेता हैं कांग्रेस के। पर उनका कोई भी नेता हो, देखिए आप, तब भी वो वही जो है ऐसे टिप्पणी करना, बताइए, है ना, कि मतलब सेना पर टिप्पणी कर देना कि वो सबूत दे। इनका कहना है कि वो आधे घंटे में ही हार गए थे पाकिस्तान से। ऐसे अपने सेना का मनोबल तोड़ने वाली बातें नहीं करनी चाहिए, कम से कम सेना तो नहीं। ये बच्चे, किन किन घरों से वो माओ ने अपने बच्चे भेजे हैं, वो शहीद हो रहे हैं, और तुम यार ऐसे एक सीट पर बैठ करके, कितना इनको ना बॉर्डर पे भेज देना चाहिए। इनको बॉर्डर पे भेजना चाहिए, तब इनको पता चलेगा कि क्या होता है। ये जो दूर बैठे बैठे ना बढ़िया सुरक्षित बैठे हैं, वही हैं वो सारे हमारे जवान जो सुरक्षा दे रहे हैं इनको, और ये बीच में बैठ करके बड़ी बड़ी टिप्पणियां कर लेते हैं। कैसे इनको हिम्मत कर जाती है कि इनके खुद के बच्चे आर्मी वार्मी में नहीं है, या ये खुद आर्मी को नहीं जानते हैं। कैसी बातें कर लेते हैं यार, इतनी बेचारे नौकरी कर रहे हैं, धूप में, बारिश में, सर्दी में, गर्मी में, तपते में, हर चीज में कर रहे हैं, और ऐसी टिप्पणी यार, अपनी ही सेना के लिए ऐसी टिप्पणी कौन करता? सबूत मांग रहा है वो अपनी सेना से। गलत बात है, बहुत गलत बात है। ऐसा तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया जाएगा इस चीज को। सेना पर तो देखिए टिप्पणी में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, है ना, बिल्कुल नहीं भाई, गलत बात है ये। अब देखिए, एक चीज और, कुछ जो खास बात मैं वो बताता हूँ। जैसे इसमें ना, इनके कंट्री में ही कॉफी इजाद हुई थी। अरे कॉफी की बात नहीं है, कॉफी इजाद हुई यहीं पे,
ठीक है, इसलिए देखिए कॉफी उनके प्रचलन में, जैसे हमारा चाय बड़ी फेमस है। ठीक है, एक चीज और बताता हूँ, ये देश कभी भी उपनिवेशवाद का शिकार नहीं हुआ, यानी गुलाम नहीं हुआ, है ना। जब पूरे कंट्री गुलाम हो रहे थे तब ये गुलाम नहीं बना था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनिए आप, यहाँ पर कैलेंडर में, यहाँ पर कैलेंडर में 13 महीने होते हैं भाई। कितने होते हैं? 13 महीने हैं। और जो इनका 13वां महीना है ना, 13वां महीना, उसमें दिन कितने ये देख लो आप, 13वें महीने में इनके 5 से 6 दिन होते हैं। ठीक है, अब उनका कुछ होगा उसमें मामले में, है ना। सबसे पुराना, अब यहां पर देखिए सबसे पुराना जो है, सबसे पुराना फॉसिल यानी जीवाश्म, जिसका नाम लूसी है ना, वो भी यहीं मिला है। अब सब कितना पुराना है तो वो याद रखेंगे, वो 32 लाख पुराना है, 32 लाख साल पुराना है। क्लियर है ना, उसका नाम लूसी है। आप देखना है, इसको नेट पे जरूर झांकना है ना, पिक्चर तो मैं नहीं लेके आया हूँ यहाँ पर वो करने के लिए। राष्ट्रीय पशु शेर है, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और मेरे ख्याल से इसके बारे में तो सब कुछ ही बता दिया आपको मैंने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो ये एक चीज हो गई। अब मैं आता हूँ उस बात पर, है ना, जॉर्डन में भी आएंगे अभी धीरे से, पर ये इथियोपिया की बात थी जो पूरी आपको समझनी थी। देखिए अभी तो आप अगली बात सुनिए। अगली चीज ये है, जो नेक्स्ट खबर आप कह लोगे हमारे पास, है ना, दूसरी जो है वो है गुलामी की मानसिकता को तोड़ने का तरीका। गुलामी की तोड़ने का तरीका क्या है? देखो गुलामी कब रहेगी पता है आपके दिमाग में, जब तक आप वो चीज देखेंगे जो गुलामों ने, जब हम गुलाम थे और वो हमें करके वैसे गए थे, है ना, जब वो करके गए थे वैसे। तो आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में बहुत सारे नाम बदले जाते हैं, तो वो नाम इसीलिए बदले ही जाते हैं ना, तो वो बदलना जरूरी है। जो आपको गुलामी की याद दिलाए वो याद रखना है, या जो लड़ाई याद दिलाए कि भाई आप लड़े थे वो याद रखना जरूरी है। तो मैं आपको कुछ आंकड़े दे रहा हूँ। सबसे पहला अभी हाल फिलहाल में ही हुआ, जो हमारा राष्ट्रपति भवन है ना, जो हमारा राष्ट्रपति भवन है, इसमें तो बहुत सारे बदलाव हुए यार। राष्ट्रपति भवन के जो मुगल गार्डन था, है ना, जिसको हम कहते थे मुगल गार्डन, है ना, उसका नाम बदल दिया। उसका नाम क्या रखा गया है? अमृत उद्यान रखा गया है। ये थोड़ा सा याद रख लीजिए आप, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में काम आएगा, है ना। आप यहाँ पर क्या नाम रखते हैं उसका? अमृत उद्यान नाम रखते हैं। मुगल गार्डन का नाम है अमृत उद्यान। ठीक है। जो राजपथ था, आपको मालूम होगा राजपथ, राजपथ का नाम जो है कर्तव्य पथ रखा गया था। इसलिए मैंने सब लिख करके रखा हुआ है भैया, ध्यान रखेंगे आप। ये सब नाम बदल दिए, पहले ये थे अब ये हो गए, है ना, तो याद रखना। इधर लिख देता हूँ पहले और इधर लिख देता हूँ अब, तो आपको थोड़ा सा इजी रहेगा कि भैया हाँ का चल क्या रहा है यहाँ पर। ठीक है। और ये तो आपने सुन ही लिया होगा, पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का नाम अभी भी बदला गया है, सेवा तीर्थ नाम रख दिया इसको, है ना। तो देखिए ये सब चीजें ना हमें बताती हैं कि आप कैसे नाम, देखो अमृत उद्यान, कर्तव्य पथ है, ये राजपथ नहीं है कि कोई राज कर रहा है उसमें, नहीं, कर्तव्य पथ है, कर्म की भूमि है, सेवा का तीर्थ है। ये सब बातें बहुत अच्छी लगती है ना। एक आपने सुना होगा, आपका था रेस कोर्स रोड, है ना, रेस कोर्स रोड का नाम लोक कल्याण रख दिया गया। ये देखो ऐसे नामों से बहुत फर्क पड़ता है। आगे आने वाले जो बच्चे हैं, आज से 10 साल बाद जब वो पढ़ेंगे, है ना, तो उनके दिमाग में ये गुलामी उलामी नहीं आएगी कभी भी, है ना। और ये सब कब कब किए गए थे मैं बताता हूँ। ये 2016 में किए गए थे, इनकी सन भी लिख लेना अगर आपको लिखना हो तो। ये तो अभी 2025 में ही हुआ है भैया, है ना। राजपथ कहाँ चला गया? हाँ, राजपथ 2022 में हुआ था ये, ठीक है ना। और जो मुगल उद्यान था ये 2023 में हुआ था। ठीक है। और क्या बचा है यहाँ पर? हाँ, और 2022 में ही ये भी लिख लो आप कि जो हमारी इंडियन नेवी है, ठीक है ना, इंडियन नेवी, उन्होंने अपने जो झंडे में जो क्या कहते हैं प्रतीक होता है, सिंबल होता है, वो पहले किसका लगा हुआ था? वो पहले लगा हुआ था सेंट जॉर्ज। मुझे स्पेलिंग गलत लिखने में कोई बुराई नहीं है, मैं लिख दूंगा, है ना। मैं तो लिखना चाहता हूँ, मुझे गुलाम बनाने वाले देशों का लिए मैं क्यों सम्मान रखूं भाई। आज वो खुद लड़ रहे हैं, क्योंकि वहां पे शरिया कानून लाने का बड़ा जो चल रहा है वो आप देख ही रहे होगे। तो देखिए सेंट जॉर्ज क्रॉस था उनका पहला जो सिंबल था उनका, है ना। अब उसको बदल करके छत्रपति शिवाजी, द ग्रेट छत्रपति शिवाजी भाई, है ना, भगवा लहराने वाले,
शिवाजी की राज मुद्रा, है ना, उसको वो कर लिया गया है। अब और देखो आप, अभी और खत्म नहीं कर रहे, तो ये कुछ थे। इसके अलावा आपने सुना होगा राष्ट्रपति भवन से ही, है ना, राष्ट्रपति भवन से, क्योंकि इससे तो बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं हमारी। राष्ट्रपति भवन से ही 96, है ना, ब्रिटिश सोल्जर्स की फोटो की जगह पर, है ना, उनको हटा दिया गया और 21 परमवीर चक्र विजेता को लगाया गया है। ठीक है ना। और मैं बता दूं, आप 21 परमवीर चक्र जो हमारे सैनिक हैं, जो इन्होंने जीता है, इंडियन सोल्जर्स, हमारे द ग्रेट इंडियन सोल्जर्स, है ना, पूरे सम्मान के साथ नाम लीजिए, पूरे सम्मान के साथ। ये हमारे ही भाई बहन सब, है ना, इन्होंने हमारी रक्षा करी है। सच में अगर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, और ये जो बड़ी बड़ी बातें कर पा रहा हूँ ना, इसकी सिर्फ एक वजह है, ये मेरे ही, है ना, पिता के उम्र के, भाई के उम्र के, बड़े भाई के उम्र के, ये लोग वहाँ रक्षा कर रहे हैं मेरी, इसीलिए मैं यहाँ बना पा रहा हूँ ये वीडियो, इसीलिए आप सुन पा रहे हो बड़े आराम से, रजाई उड़ करके। जो आप ये सुन रहे हैं ना, कोई आपके लिए बंदूक लेके वहां पे तैनात है ना, वो रक्षा कर रहे हैं हमारी, इसीलिए बड़ी बड़ी बातें भी कर लेते हैं ये बड़े बड़े नेता कांग्रेस के भी। देखो, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता, ना ही किसी पार्टी की उलाहना कर रहा हूँ, मैं उस आदमी की बात कर रहा हूँ जो ये बात ऐसी कह जाते हैं। ऐसा क्यों कहते हो? आप क्या खुद को भी नहीं सुन पा रहे हो? आप सबूत मांग रहे हो, ऐसी सी बातें कर रहे हो, बताइए तो। स्वयं जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने जब ये बात कह दी, तो यार आपको ये समस्या, गलत बात है, नहीं गलत चीजें। तो अब क्या बचा? हाँ, इन्हीं परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे आपको मालूम होगा, जो हमारा अंडमान द्वीप है ना, अंडमान द्वीप में जो 21 आइलैंड है, 21 द्वीप है ना, 21 द्वीपों का नाम, है ना, इन्हीं परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर है। ठीक है ना, ये आप याद रख लेना भैया, नहीं तो बहुत तो जितनी चीजें मैं ला सकता था ना इसमें, वो मैंने आपको बताई। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे कि खत्म कर दिया हूं मैंने। अगला है कि एक ये आपको याद रखना तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है ऐसे। जैसे आपको ये तो पता ही है कि जैसे हम मनाते हैं, कुछ दिवस हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ, जो हाल फिलहाल में मनाए गए हैं, और ना उनमें सबसे इंपॉर्टेंट तो विजय दिवस है। पर आप एक और रख लो, ऊर्जा संरक्षण दिवस। ऊर्जा संरक्षण दिवस, ठीक है ना। ये कब मनाया जाता है? ये मनाते हैं 14 दिसंबर को। ठीक है, और यही 16 दिसंबर को हम मनाते हैं अपना विजय दिवस। अब ये क्यों मनाते हैं भैया? क्योंकि ये आपको याद होना चाहिए, 16 दिसंबर 1971 में, है ना, जब 1971 वाला था, तब आपको मालूम होगा पाकिस्तान, हमने बांग्लादेश को आज़ाद करवा लिया था, है ना। मुजीबुर रहमान, पूरा मामला आपको पता ही होगा। बांग्लादेश को आज़ाद करवाया, करवाया लिखो वहां पे, करवाया, है ना, ये थोड़ी गलत आ गई, करवाया सही थी, करवाया। ठीक है ना, बांग्लादेश को हमने आज़ाद करवाया था, है ना, पाक से, पाकिस्तान से। ठीक है ना, तो उसी उपलक्ष्य में हम ये मनाते हैं। उनके 93,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया था उस समय, आपको पता ही होगा, तो ये मनाते हैं हम विजय दिवस। ठीक, तो याद रखना है आपको दो डेटा, एक ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर, और विजय दिवस आपके 16 दिसंबर। ये 1971 से मना रहे हैं, हमारे साल उसे मनाते ही रहते हैं। ठीक है ना। और अब देखिए, अब अगली बातें अपन कर लेते हैं जॉर्डन की। ठीक है ना, इथियोपिया की हो गई एक, पहला विजिट तो उनका जो गया था वो कहाँ गया था? जॉर्डन। तो जॉर्डन विजिट, इससे भी सारी इंपॉर्टेंट चीजें अपन निकाल लेंगे, है ना, क्या आपने को पता होना चाहिए। देखिए जॉर्डन, सबसे पहले तो याद रखो आप, जॉर्डन की जो कैपिटल है ना, वो होगी अम्मान। ठीक है ना, अमान हो गई। ओके, है ना। और ये बताऊंगा, यहाँ पे है जफर हसन। ठीक है ना, ये कौन हो गए? ये हो गए यहाँ के पीएम। ठीक है, अब यहाँ के जो राजा हैं, क्राउन प्रिंस है। ठीक है, क्राउन प्रिंस कौन है? वो शाह अब्दुल्ला द्वितीय, मैं सेकंड लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, इब्न अल हुसैन। पूरा नाम याद किया मैंने, मजाक नहीं, है ना।
अब मैं आपको बताता हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों बात है। देखिए ये जो है ना शाह अब्दुल्ला जी, ये अब 16वीं पीढ़ी है, किसके हैं ये? पैगंबर मोहम्मद साहब के। ठीक है ना, पैगंबर मोहम्मद। पैगंबर मोहम्मद कौन है? इन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। ठीक, इस्लाम धर्म की स्थापना की। अब इस्लाम धर्म की स्थापना की कब थी? आज से 1400 साल पहले, है ना। मतलब तब चल रही थी 7वीं सदी। अभी क्या चल रही है? 21वीं सदी। तो पीछे चले आओ ना आप थोड़ा सा, एक सदी में 100 साल, तो 1400 साल हो जाएंगे ना पूरे के पूरे। तब ये हुई थी, और कहाँ हुई थी ये बताता हूँ। ये इन्होंने करी थी सऊदी अरेबिया के, सऊदी अरेबिया के स्थापना जहां पे हुई थी, सऊदी अरेबिया के मक्का में, है ना। मक्का में इसकी स्थापना हुई थी। तब से अब तक के 1400 साल पुराना धर्म है, इस्लाम है। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए ये होगी बात, है ना। अब देखिए जॉर्डन में ना एक यहाँ से कोई सम्मान नागरिक वाला नहीं मिला है, टेंशन मत लीजिए ऐसी, है ना। लेकिन टोटल 28 मिल चुके हैं। देखिए इनका ना मेन जो है ना चीज, वो है फर्टिलाइजर। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है फर्टिलाइजर की जो डील होती है हमारी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये समझ लो कि जो जॉर्डन है ना, जॉर्डन से हम लोग क्या लेते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। जॉर्डन से हम लेते हैं फॉस्फेट और पोटैश, है ना। फॉस्फेट और पोटैश, ये दोनों आप याद रखो इन केमिकल्स को। पोटैश, ये उर्वरक है भैया। क्या ये? उर्वरक है। उर्वरक पता नहीं क्या, ठीक है लिखा होगा, है ना। ये चीजें हम बनाते हैं, ये मतलब मुख्य आपूर्ति करता है। और जॉर्डन के हम जो है ना थर्ड लार्जेस्ट बिजनेस पार्टनर है। नहीं समझा? ठीक है ना। तो ये पन्ना आपने पूरी तरीके से खत्म कर लिया है। अब मैं आपको जॉर्डन की ही सारी बातें बताने वाला हूं, तो चलिए जॉर्डन के पन्ने को उठा लिया जाए और एक एक करके सब कुछ समझाया जाए। चलिए ठीक है। तो जॉर्डन की राजधानी अम्मान मैंने आपको पहले ही बता दी थी। अब इसमें ये सब बातें भी लिखी हुई हैं, पर आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कि भाई जो रिश्ता है ना वो 75 साल पुराना है। कितने साल पुराना है? 75। 75 साल पुराना रिश्ता है भाई। ठीक है, एक ये बात हो गई। ठीक, और क्या बचा? और ये इन्होंने कार में घुमाया है तो आपको पता ही है ना। व्यापार कितना होता है ये बताया नहीं मैंने, तो शायद ये बता देता हूँ। व्यापार जो है ना वो करीब करीब 2.8 बिलियन, मतलब जॉर्डन के हम थर्ड लार्जेस्ट पार्टनर है बिजनेस को लेकर के 75 साल में, है ना। बिलियन 2008, ध्यान सुनिए। मतलब सिर्फ 2008 में हमने इतना व्यापार किया था, और मतलब तब से इतना है, इससे ज्यादा ही बल्कि चल रहा है। ठीक है। मैंने आपसे कही बात उर्वरक की, तो उर्वरक की इन्होंने दो कंपनी, जैसे देखो एक हमारी कंपनी है जिसको हम कहते हैं इफ्को, ठीक है। और एक ये इंडिया की हो गई, है ना। और एक है आपकी जेपीएमसी, ये जॉर्डन की हो गई। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर के एक कंपनी बनाई है जिसका नाम है जिफ्को। जिफ्को, ठीक। फर्टिलाइजर कंपनी 2008 में इन्होंने मिलकर के बनाई थी, है ना। फर्टिलाइजर बहुत जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये इसलिए बनाई थी ताकि ये लोग क्या कर सकें भैया, कि 1500 कितना टन है, हाँ 1500 टन, है ना, पर डे का उत्पादन कर सके फॉस्फोरिक चीजों का, फॉस्फेट का, वही जो मैंने आपको दो नाम बताए थे उसका, ठीक है ना। और ये इशीदिया में है ना, एक प्लांट है इनका, फॉस्फोरिक एसिड प्लांट है वहां पे। टोटल 15 गारमेंट, 15+ जो है गारमेंट कंपनीज हैं ऐसी यहाँ पर, जो कि एनआरआईज चला रहे हैं भैया। ठीक है ना, एनआरआईज चला रहे हैं। टोटल टोटल इंडियन जो यहाँ पर रहते हैं, ठीक है ना, अब तो इसको गिन सकते हो आप, 17,500 है। 17,500 लोग रहते हैं यहाँ पर। और ये भी देखो, ये भी पूरी मुस्लिम कंट्री है, ये भी पूरी की पूरी मुस्लिम कंट्री है, ये पूरी की पूरी मुस्लिम कंट्री है। और ये देखिए, आपको मैं एक बड़ी प्यारी चीज बताता हूँ। यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में, है ना, देखो आप देखते जाओ सब मालूम चलेगा। यहाँ पर अभी अभी हाल फिलहाल में आप देखोगे कि 11वां इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट हुआ था, 11th। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए ना, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट किया गया, है ना, सेलिब्रेटेड इन जून 2025। अब ये लो बोलो,
अब योगा तो आप सब जानते हैं, है ना, ये हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, मुस्लिम कंट्री उसे मना रही है, नहीं समझे आप। तो ये थोड़े से नियमित लोग हैं, ये भेदभाव नहीं करते, बस बात इतनी सी है, बाकियों को भेदभाव की पड़ी हुई है, नहीं समझे। इन्होंने, मैं बता रहा हूँ ना आपको, अभी 38th ना, मैं बता रहा हूँ आपको 38th जेरश जेरश फेस्टिवल हुआ, है ना, फेस्टिवल ऑफ कल्चर था, उन्हीं का था, कल्चर फेस्टिवल था उनका। उसमें जानते हो उन्होंने क्या करवाया, उन्होंने नटराज तो सब जानते हैं, महादेव की नाचने वाली जो नृत्य करती हुई एक मूर्ति, उसे हम कहते हैं नटराज, है ना। तो इन्होंने, हमारा एक असम का क्या कहते हैं समाज है, नटराज सांस्कृतिक, मैं इसका नाम पूरा लिखूंगा ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, सांस्कृतिक शिल्पी समाज, ठीक है ना। इसने क्या किया था, इन्होंने करवाया है, इन्होंने ये करते हैं असमीज डांस, असमीज डांस, ठीक है ना, ये असमीज डांस करते हैं, परफॉर्म किया, और ये अभी अभी 2024 की बात है ना। तो देखो जरा आप, नटराज के समाज के द्वारा असमीज डांस भी वहां पर परफॉर्म करवाया गया उन्हीं के जेरस फेस्टिवल में, ठीक है ना। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, ऑपरेशन एक जो चला था, आपको मालूम होगा कि जब हमें इजराइल से भारतीयों को निकालना था, एक समय ऐसा आया था, अभी 2025 में अभी भी निकाला हमने, तो हमने चलाया था ऑपरेशन सिंधु, ठीक है ना। तो याद रखना हमारी मदद किसने करी थी ऑपरेशन सिंधु में, है ना, वो थी जॉर्डन, है ना, जॉर्डन ने मदद की, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, किसको निकालने में, इंडियंस को निकालने में, है ना, कहां से, इजराइल से, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ बातें थी जो हमारे लिए जरूरी थी। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया जॉर्डन की पूरी कहानी, है ना, वहां के क्राउन प्रिंस की बात भी मैंने आपको बता दी, सब बता दिया। अब देखिए, हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि यूक्रेन मान गया है कि वो नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा, ऐसा मंतव्य उसने बना लिया है, तो अब शायद वॉर खत्म हो जाए, क्योंकि रशिया ने वॉर इसलिए शुरू किया था क्योंकि यूक्रेन जो है वो नेटो का हिस्सा था, तो अब वो मना कर रहे हैं, तो शायद हो सकता है वो, क्योंकि भाई देखिए अब शांति तो करनी पड़ेगी ना, आप कब तक ऐसे रह सकते हो, ठीक है, जेलेंस्की साहब भी ये बात समझ रहे होंगे, इसीलिए उन्होंने ये बात कही है शायद। अब आते हैं कि हमारे और रशिया के बीच में जो एक रेलॉस करके जो समझौता था, है ना, रेलॉस समझौता, ठीक है ना, रेलॉस समझौता जो है उस पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, ठीक है ना, हस्ताक्षर हो गए हैं, किसके, पुतिन के, कर दिए। तो अब रेलॉस समझौते से होगा क्या, वो बताया, तो देखिए पहली चीज, ये हमारे लिए किसमें मदद करेगा, मैं एक एक करके लिखता जा रहा हूं, आप ध्यान से देखते आएंगे। पहला है आपका, इससे अपने को मिलेगा संयुक्त, उनका सैन्य सहयोग मिलेगा आपको, किसी भी चीज में अगर आपको सहयोग चाहिए तो रेलॉस समझौता के तहत वो आपको सहयोग करेंगे, ठीक है ना। आपदा कोई आ गई, कोई डिजास्टर आ गया, आपदा राहत में भी, अभियानों में भी मदद करेंगे, है ना, उनके ही सैनिक, ये ध्यान रखना है आपको। और दोनों देशों की सैन्य टुकड़ियां यहां से वहां जा सकेंगी, है ना, सैन्य टुकड़ियां प्लस लिख देता हूं मैं युद्धपोत, युद्धपोत होते हैं ना हमारे जब, प्लस विमान, ठीक है, कि आवाजाही, ये लिखा हुआ है इसमें, आवाजाही आसान होगी, मतलब एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से इधर, ठीक। तो याद रखना रेलॉस समझौता किन दो कंट्री के बीच में हुआ है ना, इसको मैं लिख देता हूं बिटवीन इंडिया एंड रशिया, बस ऐसे ही पूछेंगे भैया, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, रेलॉस समझौता। वहां की संसद ने पहले वो विचाराधीन था, फिर उसको मान लिया गया, ठीक है। अब देखिए कुछ जो बिल है उन पर तो मैं बाद में बात करूंगा जो अपने उसमें चल रहे हैं, पर अभी हम हाल फिलहाल में कहीं और आ जाते हैं। जैसे एक तो आपने सुना होगा, पश्चिम बंगाल की जो सीएम है,
है ना, ममता बनर्जी, उन्होंने एक जो है वो किया था, कहते हैं कि मतलब जैसे आपको पता होगा जितनी भी यूनिवर्सिटी है ना, जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती हैं कहीं पर भी किसी भी राज्य में, तो उसके जो प्रमुख होते हैं ऑटोमेटिकली वो राज्यपाल होते हैं, है ना। उसके काउंसलर कौन होते हैं? वो होते हैं राज्यपाल, उस देश उस राज्य के राज्यपाल, है ना, राज्यपाल होते हैं। काउंसलर, चांसलर, सॉरी चांसलर, है ना, जो चांसलर होते हैं वो राज्यपाल होते हैं। फिर वाइस चांसलर आपको चुनने पड़ते हैं, ऐसा होता है। यानी कुलपति, आप इसको कुलपति कहते हो, तो कुलपति कौन होता है? राज्यपाल होते हैं। पश्चिम बंगाल ये कह रहा था कि यूनिवर्सिटी के कुलपति के रूप में आप रखिए सीएम को, है ना। ऐसा कौन कह रहा था? ऐसा कह रहा था पश्चिम बंगाल। ठीक। तो याचिका गई कहाँ? राष्ट्रपति के सामने, वहां पे विचाराधीन था ये बिल, तो उन्होंने उस प्रस्ताव को, विधेयक को, उस बिल को अस्वीकार कर दिया। ठीक है ना। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, प्रेसिडेंट ने विधेयक को अस्वीकार किया। ठीक है, मतलब इनके प्रशासनिक ढांचे में कोई बदलाव नहीं होगा, है ना। इसको ऐसे लिख लो, मतलब आसान कर देते हैं, कुलपति राज्यपाल ही होंगे। कि आप वो यूनिवर्सिटी क्यों लेना चाहते हो, आप क्यों ये बदलाव कर रहे हो आप, है ना। अब आपके पास अपने तर्क होंगे कि हम सरकार में रहेंगे तो हम ये कर पाएंगे, वो कर पाएंगे, क्योंकि वो राज्यपाल के अंडर में आ जाएंगे, राज्यपाल संविधान से चलेंगे, है ना। केंद्र के हाथ में रहेगा ना तक यूनिवर्सिटी का, उस पर वो रहेगा, सीधी सी बात है। हो गया फिर तो गया फिर, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब ये कि उच्च शिक्षण संस्थानों में आप इसमें बदलाव नहीं कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक। दूसरा, अब आपको एक नाम याद रखना है जो कि है राज कुमार गोयल, है ना। क्या नाम है इनका? राजकुमार गोयल। तो ये देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं, मुख्य सूचना आयुक्त। ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ऐसे कहेंगे ना। ठीक है ना। कौन शपथ दिलाता है, इनको याद रखना, प्रेसिडेंट शपथ दिलाते हैं। कभी कभी पॉलिटिक्स से ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो राजकुमार गोयल। ठीक है। और भैया सबसे इम्पोर्टेंट बात और सुन लो जरा, ये डिफेंस का मामला है, क्योंकि तो जो हमारा कोची में स्थित है नेवल कमांड, नौसैनिक जो हमारा है, नेवल कमांड, आपको पता है कि इसे हम कहते हैं साउदर्न नेवल कमांड। ठीक है ना, ये साउदर्न नेवल कमांड है हमारी। ठीक है ना। अब इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए कमीशन किया गया है किसको? जहाज को, जिस जहाज का नाम है DSC-820। ठीक है ना, ये एक जहाज है। इसकी खास बात ये पूरी तरीके से स्वदेशी है, स्वदेशी तरीके से निर्मित। ठीक है ना। तो DSC-820 याद रखना है आपको। ये जहाज है जो हमने कोच्चि में कमीशन कर दिया है, इसको उठा करके। ठीक है ना, पूरी तरीके से मेक इन इंडिया के तहत ही काम हुआ है। ठीक। अब देखिए कुछ जो बड़ी बातें हैं उस पर, जैसे एक तो आपने ये पढ़ा होगा कि हमारा जो बांके बिहारी मंदिर है ना। एक आपको सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज देता हूँ, बांके बिहारी मंदिर, ये आपको पता ही होगा, बांके बिहारी मंदिर हमारा यूपी में है। ठीक है ना। अब यहाँ क्या समस्या होगी? देखिए यहाँ पर जो कृष्ण भगवान है ना, उनको जीवित मानते हैं, बिल्कुल जिन, मतलब वो बिल्कुल बिल्कुल जीवित हैं, कृष्ण भगवान जीवित हैं यहाँ। ठीक है ना, यहाँ पर ही माना जाता है। अब आपको पता होगा कि बांके बिहारी मंदिर की जो पुजारी है वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, और सुप्रीम कोर्ट में ये कहा उन्होंने कि समय कम कर दीजिए, है ना। इनके जो पुजारी हैं, मुख्य पुजारी, है ना, सुप्रीम कोर्ट में समय कम करने के बाबत, समय कौन सा समय? समय दर्शन वाला समय, दर्शन, है ना, दर्शन
में सुप्रीम कोर्ट समय कम करने के लिए कह रहे थे, करने के लिए, मैं इतना लिख देता हूं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हुआ क्या, अब देखिए क्यों कम, क्योंकि 2.5 घंटा सुप्रीम कोर्ट ने उसे बढ़ा दिया था श्रद्धालुओं को देखते हुए उस काम को, तो उसको दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए भाई, जब पट बंद हो जाते हैं, जब पर्दा लग जाता है ना, और ये इसलिए भी कहते हैं क्यों कम करना है समय दर्शन कम करने के लिए, क्योंकि इनका कहना है कि कृष्ण भगवान को 1 सेकंड भी आराम नहीं मिलता, कृष्ण भगवान को, है ना, आराम चाहिए, वो सो नहीं पा रहे हैं, ऐसा है ना, आराम नहीं मिल पा रहा है, सोने में विघ्न आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सूर्यकांत जस्टिस जो बैठे हुए थे, आपको पता ही है, हमारे वही चीफ जस्टिस हैं, ठीक है ना, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जब पर्दा बंद हो जाता है तो वीआईपी एंट्रेंस क्यों, है ना, आप वीआईपी एंट्रेंस बंद कर दो, नहीं समझे आप, है ना, पर्दा बंद होने के बाद, तो वीआईपी एंट्रेंस क्यों हो रही है, नहीं समझे। और वैसे भी ये नहीं होनी चाहिए किसी भी मंदिर में, वीआईपी एंट्रेंस जैसा कुछ भी होना नहीं चाहिए कि किसी के पास ज्यादा पैसे है तो वो पैसे दे करके फिर वो अंदर चला जाए, तो ये कल्चर थोड़ा सा खत्म होना चाहिए। हमारे सारे बड़े मंदिरों में लगभग लगभग वीआईपी कल्चर है, कोई नेता है, कोई है, ठीक है, ऐसा होता है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ना। अब दूसरा तो ये, अब इस पे चलेगी बहस, अब देखो क्या होता है इसमें, तो वो कम समय कम करने वाली, और मेन बात है वीआईपी कल्चर पर अब सवाल उठेगा, तो वो जरूरी था, ठीक है ना, वो जरूरी चीज है। मतलब उन्होंने तो ये तक कह दिया था सूर्यकांत जी ने कि आप भगवान का शोषण कर देते हैं, है ना, शोषण कर रहे हैं इस मामले को लेकर, क्योंकि उनको सोने दीजिए, वो जीवित मूर्ति है ना, तो उसको सोना, उनको सोना जरूरी है। अब आप जब पर्दा डल गया तो फिर वीआईपी एंट्री करवा करके किसी को दर्शन करा रहे हो, बाकी के श्रद्धालु दूर से देख रहे हैं, ऐसा तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अगर कृष्ण भगवान सो रहे हैं तो फिर वो सबके लिए ही सो रहे हैं भैया, है ना, उनका आदर सम्मान रखो, उनको शोषण मत करो, ऐसा सूर्यकांत जी ने कहा, तो बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। ठीक है, तो मेरी सीट अब खत्म होने वाली है, अब टेंशन मत लीजिए, बस कुछ पल और आपको सहना है। अब देखिए मैं ना सीधे आ जाता हूँ उस मुद्दे पर जो बहुत जरूरी है, अब यहाँ पर ध्यान देना आप, कौन सा मुद्दा है सर ऐसा जो बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं, जो कि पहले मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, बाद में इनको केंद्र में बुला लिया गया और कृषि मंत्री बना दिया गया है, ठीक है ना। तो कृषि मंत्री जब ये बने तो इन्होंने अभी अभी एक बिल लेकर के आए हैं जिसमें मनरेगा की जगह अब ये शुरू करने जा रहे हैं विकसित भारत, ना, क्या बोला मैंने, विकसित भारत, जी राम जी, है ना, ये एक नया विधेयक है, बिल है, 2025 का है, ठीक है ना, ये लेकर के आया, तो मनरेगा की जगह भी आएगा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको मामला समझ में आए, देखिए ना, दोनों का डिफरेंस देखेंगे आप, तो ये था पहले, अब ये हो गया अब, ठीक है ना। तो देखिए पहले क्या होता था, उसमें 100 दिन के काम की गारंटी मिलती थी, ठीक है ना, कितने दिन की है, 100 दिन की, अब इसमें रहेगी 125 दिन के काम की गारंटी। मैं बताऊंगा पूरा, आप अंतर देखना, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है ना, ये नंबर वन बात हो गई। दूसरा, अभी तक क्या होता था, पूरा खर्चा, है ना, पूरा खर्च जो था वो केंद्र उठाता था, ठीक, अब यहां पर क्या होगा, जो खर्च है ना, वो राज्य भी उठाएंगे और केंद्र भी उठाएंगे, सही है ना, बिल्कुल सही बात है। ये देखो, पहले पूरा 100%, अब राज्य कितना उठाएंगे, तो देखो इनमें लिखा हुआ है 40% खर्चा, और केंद्र कितने उठाएंगे, तो 60% खर्चा उठाएंगे, बहुत बढ़िया काम किया, दोनों मिलके काम करो, ऐसा कह रहे हैं वो लोग। इसमें क्या होता था, जो काम होता था वो पूरे साल करना होता था, कोई छुट्टी वुट्टी नहीं होती थी, मतलब ऐसा, मतलब पूरे साल ही काम होता रहता था। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर साफ बोला गया है कि जब भी बुवाई, है ना, या कटाई होगी खेतों में, है ना, बुवाई और कटाई के सीजन में, है ना, जो इसमें एग्जैक्ट लिखा हुआ है, सीजन में काम नहीं होंगे, याद रखना, है ना, बुआई कटाई के सीजन में आप काम नहीं होंगे, मतलब लगभग आप समझ लो कि 60 दिन काम नहीं होंगे। बंद रहेगा। अब ये क्यों बंद रहेगा, देखो मैं बताता हूं,
है ना, क्यों आपके दिमाग में आया होगा, काम क्यों नहीं और बुआई कटाई में क्यों? क्योंकि किसानों को, देखो अगर इनके, ताकि किसानों को सस्ते दामों पर लेबर मिल सके। किसान भाइयों की मदद कर रहे हैं, सस्ते दामों पर लेबर मिल सके। आया समझ में? सस्ती मजदूरी के चलते ये सब काम किया जा रहा है ना। खेस खेतर मजदूर अवेलेबल हो जाएंगे, ऐसा उनका मानना है। आया समझ में? और बताता हूँ मैं आपको, और कुछ बातें होंगी जो, हाँ। अब देखो चौथा पॉइंट है इसी में, ठीक है, और वो भी आप लिख ही लो, क्यों उसको छोड़ोगे। पहले जो लक्ष्य था वो था, लक्ष्य लिख लेते हैं ऐसे, क्या था वो, ग्रामीण गरीबी दूर करना। अब मैं बताऊंगा ऐसा क्यों, ग्रामीण तो क्या अब नहीं रहा है, ग्रामीण गरीबी दूर करना। तो क्या अब ये लक्ष्य नहीं है? क्या अब ये लक्ष्य नहीं, क्या ये लक्ष्य हो गया? नहीं, देखो क्या होता है, अब आप देखो कि गांव गांव बदल गए। अब पहले खपड़े के घर होते थे, अब खपड़े के घर कहाँ रह गए? अब तो वो बदल चुके हैं भैया, अब तो सीमेंटेड होने लगा, मतलब वहां पे तस्वीर बदल चुकी है। अभी पहले नहीं थे जितने ग्रामीण अब हम सोचते थे, अब इतने ग्रामीण लोग नहीं रहे, है ना। अब धीरे धीरे चीजें बदल गई, तो इसलिए ये स्कीम को भी बदलने की जरूरत थी। तो अब जो रहेगा ना, अब देखो ग्रामीण उस वाले चीज से आप उठ करके चले आए हो, तो अब बात होगी विकसित भारत बनाना। भैया अब विकास की बात करो, वो तो हो गया सबके पास, ऐसा कहना है, विकसित भारत बनाना। नहीं समझे? और वहीं कहीं मैं रिपोर्ट पढ़ता तो मालूम चलता है कि 25% लोग भूखे पेट सो रहे हैं। भगवान ही मालिक है, चलता क्या है, रिपोर्ट यही लोग देते हैं, कुछ और होता है, फिर कुछ और आ जाता है। अब देखो, है ना, अब तुम सोच रहे हो कि सर आप किसी के सगे नहीं हो, नहीं, किसी के सगा, शिक्षक किसी का सगा नहीं होता। ना मैं किसी धर्म का सगा हूं, ना मैं किसी पार्टी का सगा हूं, मैं भारत का सगा हूं भाई। भारत के हित में जितनी बातें होंगी ना, वही सारी करूंगा मैं आपसे। आप ये समझ लो अच्छे से, चाणक्य कहते हैं शिक्षक कभी भी मामूली नहीं होता, उसकी गोद में विध्वंस और निर्माण दोनों पलते हैं। है ना, बहुत अच्छी बात कही थी उन्होंने, कभी मामूली नहीं होता शिक्षक। शिक्षक अगर ऐसा हो जो देश हित में सोचे, तो बस मैं तो ये देखता हूं कि देश के कौन है जो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। मैं तो ये देखता हूं, फिर वो कोई भी हो, वो हिंदू मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, अगर तोड़ने की बात करने वाला व्यक्ति है तो वो इस धरती पर रहने लायक नहीं है। नहीं समझे आप? ये ध्यान रखना, मैं किसी विशेष धर्म के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन उनकी हरकतें आप देखो किसी की भी धर्म की, अगर ऐसा कोई इधर कर रहा है तो भी वो गलत कर रहा है। नहीं समझे? भारत के हित में बात करिए, भारत के हित में बात करिए, अगर वो बात हो सकती है तो, है ना। ये भाईचारा भाईचारा वाली बात मत करिए, भारत के हित की बात करिए। भाईचारा तो अपनी जगह पर मौजूद है। एक एक व्यक्ति अगर भारत के हित की बात करने लगेगा ना, तो फिर आप देखना भाईचारा तो उसका बाय प्रोडक्ट है। भाईचारा तो बाय प्रोडक्ट है ना। भारत के हित की बात सिखाओ बच्चों में। अगर मैं 100 बच्चे बिठाऊं, मुझे दे दो आप उनको जिंदगी भर के लिए, और 100 बच्चे अगर मैं उन्हें बिठाऊं और मैं उन्हें भारत 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 पढ़ाने लगूं, क्या किसी को भी मजहब याद आएगा? नहीं याद आएगा। आपने सुना होगा अभी हाल फिलहाल में एक क्रिश्चियन ने गुरुद्वारे में अंदर गर्भगृह में काम करने से मना कर दिया था, क्योंकि उसने ये बोल दिया, सोचो, जबकि वो ऑफिसर है, अधिकारी है आर्मी में, उसने मना कर दिया, उसमें धर्म आ गया। ऐसा नहीं होता है, जानबूझ करके लीडर को उसकी टुकड़ी उसके धर्म के विपरीत दी जाती है, ताकि इनके धर्म के बीच में समन्वय बना रहे, सामंजस्य बना रहे, सहिष्णुता बनी रहे। एक दूसरे का लीडर हमेशा पर्सनल रूप में जो भी अपना वो धर्म मानता है, वो सिर्फ उसे पर्सनल रखता है, और अपनी टुकड़ी का देखता है कि उसका धर्म क्या है, और उसके धर्म का वो सम्मान करता है। ऐसे ही हर लीडर को करना होता है। उस समय जो उसकी टुकड़ी का धर्म है ना, वही धर्म उसको मतलब जता लेना पड़ता है कि हाँ यार मैं भी तुम्हारे धर्म का हूँ। ऐसा होता, तब हमारी आर्मी चलती है। अब देखो एक खोखला व्यक्ति वहां से निकला तो क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने? उसको बिल्कुल बर्खास्त कर दिया। बोले तुम तो आर्मी की वर्दी पहनने लायक तक व्यक्ति नहीं हो। आज तक ये होता रहा है। मुसलमान हिंदी मंदिर में काम कर रहे थे, हिंदू मंदिर मुसलमान के उसमें काम कर रहे थे, मस्जिदों में। आर्मी में सब चलता है। तो लीडर हमेशा अपने से नीचे वालों का सम्मान करता है, उनके धर्म को ही अपना मान लेता है। सार्वजनिक रूप से तो दिखा देता है कि मैं अपनी टुकड़ी का ही धर्म मानता हूं, लेकिन पर्सनल रूप में वो अपना धर्म मानता रहता है। ऐसे चलती थी, देखो जरा कितना अच्छा सामंजस्य था। अब उसमें भी खोटे सिक्के घुसने लग गए हैं। तो बहुत बड़ी त्रुटि है, इस बात को बहुत ध्यान रखना है आपको। ये नहीं होगा, डिफेंस में ऐसे व्यक्तियों का होना बिल्कुल गलत बात है। इसलिए अच्छा किया जिसको निकाल दिया, ठीक है। अब देखिए, मैं बताता हूं आपको,
मनरेगा में क्या करप्शन भी बहुत चल रहा था, तो ये पूरी जो चीज थी ना, ये टुकड़ी बड़ी वो खराब थी। तो क्या है कि जैसे आपने देखा होगा, ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि गरीबी रेखा के नीचे, देखो मैं बताता हूँ आपको क्या क्यों जरूरी है। देखो गरीबी रेखा के नीचे आप 2011-12 में देखोगे ना, तो आंकड़ा आपको मिलेगा कि जो आंकड़ा था, ये ध्यान रखना, बिलो पॉवर्टी लाइन बता रहा हूँ मैं आपको, बिलो पॉवर्टी लाइन वो था करीब करीब 25.7%। अब आप देखो जरा कितने गरीब रह गए आपके पास 2023 से 24 में, अब ये बहुत छोटा सा हो गया, अब ये आ रहा है 4.86%। तो उनका कहना है जब बिलो पॉवर्टी लाइन में कमी आ गई है, मतलब जो गरीबी रेखा से जो नीचे लोग रहते थे, पहले थे 25%, यानी ज्यादा थे, अब बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले मात्र 5% बचे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिलो पॉवर्टी लाइन से अब वो लोग ऊपर उठ करके चले आए हैं। नहीं समझे आप? ये ध्यान रखना है आपको। चलिए, है ना, और तो क्या खास बात है, और तो कुछ है नहीं, ये पन्ना भी आपने पढ़ के खत्म कर दिया, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें करनी है, तो इसलिए ये लेकर के आए हैं। अगला क्या सीन है भाई? अगला सीन आपको देखने को मिलेगा लखनऊ। भैया याद रखना, आप यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हो गया है ये, है ना। कौन? लखनऊ। ये लखनऊ है अपना, ठीक है ना। लखनऊ के बारे में जो न्यूज़ है वो ये है कि इसे मिला है एक अवार्ड जिसे हम कहते हैं क्रिएटिव, ऐसे आ जाते क्वेश्चन, क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। इंपॉर्टेंट हो गया भैया। क्रिएटिव सिटी किसने दिया है? बाय यूनेस्को, ठीक है ना। अब गैस्ट्रोनॉमी का मतलब मैं बताता हूँ आपको, अच्छा खाना, अच्छा बनाना, अच्छी सर्विस देना। कोई चीज़ जो वहाँ की बहुत फेमस हो और वो बहुत सफाई से बनती रही हो, ऐसा होता, तो वहाँ पे कबाब, शोरमा, है ना, ये सब बहुत चीज़ें, बिरयानी, ये सब बहुत फेमस है। इसी सबको ध्यान में रखते हुए, तो क्या ये पहली है? नहीं, ये है सेकंड सिटी ऐसा जिसने यूनेस्को ने घोषित किया। सर फर्स्ट कौन है? फर्स्ट आपको मिलेगा हैदराबाद, ठीक है ना। फर्स्ट हैदराबाद है जिसको क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी कहा गया था, ठीक है ना। अब दूसरी सबसे बड़ी बात जो आपके सामने आ रही है ना, उसको आप ध्यान रखेंगे भैया, स्क्वैश वर्ल्ड कप जीत लिया हमने, है ना। स्क्वैश वर्ल्ड कप पहली बार, है ना, पहली बार, ध्यान रखना, स्क्वैश वर्ल्ड कप। देखो हमसे पहले, मतलब, है ना, इसको ऐसे करो, फर्स्ट, है ना, इंडियाज, इसको काट पीट दो यार, इसको ऐसे लिखो यार, अपने भाषा में लिखना है। तो भारत ने जीत लिया है, ऐसे, अरे यार दोस्त, ऐसे लिख लो, भारत ने शुद्ध हिंदी में जीता अपना पहला स्क्वैश, माफी चाहूंगा अगर गलत लिख दो, विश्व कप, ठीक है ना। कहाँ हुआ था? ये चेन्नई में हो रहा था, ठीक है ना। हराया किसको? हांगकांग को। अच्छा, ये ऐसा करने वाली फोर्थ कंट्री है वर्ल्ड कप जीतने वाली, है ना। तो पहली तीन कौन सी हैं, तो वो आप लिख लेना जरा। तो याद रखना, पहली बार किसी ने जीता था तो वो ऑस्ट्रेलिया था, सेकंड बार किसी ने जीता था तो वो इंग्लैंड था, है ना, और थर्ड जिसने ये वर्ल्ड कप जीता था वो इजिप्ट था, मिस्र था, ठीक है ना। अब फोर्थ जो है जिसने वर्ल्ड कप जीता है वो हमारा ये। अब क्या हमारा स्क्वैश में अब तक कोई मेडल नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं है। स्क्वैश में हमने इससे पहले 2023 में, यहाँ कर देता हूँ, 2023 में हमने जो है कांस्य पदक जीता था, ठीक है ना। अब ये जो 2023 में हमने कांस्य पदक जीता था, ये स्क्वैश में पहला मेडल है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना आपको। अगली बात आ रही है आपके सामने, मैं करने जा रहा हूँ, अगली जो न्यूज़ है वो है अमेरिका की, यूएसए की। तो देखो भाई, अमेरिका का एक वीज़ा उन्होंने लॉन्च किया है, यूएसएज गोल्ड, गोल्ड कार्ड वीज़ा प्रोग्राम, ठीक है ना। गोल्ड कार्ड वीज़ा प्रोग्राम, इसको अंडरलाइन कर लो आप बहुत अच्छे से, ठीक है। इसको मैं ऐसे ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको मालूम रहे। भैया अगर अब आपको रहना है ना वहाँ पर, है ना, यूएसए में रहने के लिए देने होंगे 9 करोड़ रुपए,
है 9 करोड़ रुपए। ये लो $10 लाख है, उसको डॉलर में करोगे तो $10 लाख कह रहे हैं। अब एक जो डॉलर है वो चल रहा है 90 रुपए, तो आज की डेट के हिसाब से आप देखोगे तो $10 लाख मतलब 9 करोड़ रुपए लगेंगे अब आपके, और फिर उसके प्रोसेसिंग चार्ज और वो सब चार्ज बहुत सारे लगेंगे। अच्छा, मैं ये बता देता हूँ इसमें आपको एक चीज़ पहले तो ध्यान रखनी है कि जिस तरह से आपका ग्रीन कार्ड बनता है, वहाँ की लड़की से किसी शादी कर लो आप, ये सोचते हो ना, तो याद रखना ग्रीन कार्ड हो चाहे ये वाला गोल्ड कार्ड हो, है ना, ग्रीन कार्ड गोल्ड कार्ड दोनों कार्ड, ध्यान सुनेंगे, ये दोनों के दोनों दोनों कार्ड स्थायी सदस्यता देते हैं। स्थायी क्या कहना चाहिए इसको, स्थायी सदस्य ही कहा था ना, स्थायी निवास देते हैं। अभी बताऊंगा, स्थायी निवास प्रदान करते हैं। अगर इतना दे सकते हो आप तो आप वो वहां पर स्थायी निवास कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि नागरिकता नहीं देते। बहुत अच्छे सुनिए, आप सिटीजन नहीं हो गए वहां के, आपको बार बार रिचार्ज करना पड़ेगा, वैसा वाला स्थिति है, ठीक है ना। जैसे आप नेटफ्लिक्स रिचार्ज करते हैं वैसे ही अब आपको अपना वीजा भी रिचार्ज करना पड़ेगा। आप स्थायी रूप से वहां रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं, लेकिन उनके नागरिक नहीं बन जाते हैं, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये था गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम जो मैंने आपको बताने की कोशिश कर दी, ठीक है ना। लखनऊ वाला मामला, स्क्वैश वाला मामला, ठीक है। और क्या था, बस ठीक है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, और कुछ मैं देख रहा हूँ आपको, ये पन्ना भी आपने समाप्त कर लिया, ठीक है। और हमारे पास ये मनरेगा वाला, नोबेल पीस प्राइज वाला सब खत्म हो गया। और ये मैंने आपको बता दिया, बहुत बढ़िया काम किया आपने ना। बस अब मैं यही लास्ट पन्ना है हमारे पास, मैं इसमें देख रहा हूँ, अगर कुछ खास बात होगी तो आपको बता दूंगा। बाकी इसमें से भी आपने रलॉस वगैरह सब कंप्लीट कर लिया है ना। और क्या है, अच्छा देखिए, हाँ अब कुछ विधेयक आए हैं जो अभी पटल पर हैं, लोकसभा मतलब वहां पर रखे जा रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है शीतकालीन सत्र चल रहा है, उसका तीसरा हफ्ता चल रहा है ये वहां पर। तो जैसे मैं आपको कुछ ऐसे नाम देता हूँ, जैसे एक चल रहा है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, ठीक है ना। इसमें जो है तो उच्च शिक्षा संस्थानों में जो संचालन होता है एकीकृत कार्य और सरल और पारदर्शी बनाने के लिए विधेयक लाया गया है, ठीक है। शिक्षा मंत्री हमारे धर्मेंद्र प्रधान है। और जो विकसित भारत जी राम जी है वो तो आपको पता चल गया, मनरेगा का पूरक है वो, ठीक है। सबका बीमा सबकी रक्षा, एक ये भी विधेयक आया हुआ है। अभी इसमें जब कुछ बात हो जाएगी तब मैं आपको बताऊंगा, अभी इसमें तो कुछ है नहीं। एक निरसन और संशोधन विधेयक है, विधि मंत्री हमारे अर्जुन राम मेघपाल जी से लेकर के आए हैं, ठीक है। तो जो भी है जैसा भी है ना। तो ये था हमारा 14 दिसंबर से लेकर के 17 दिसंबर तक के वीडियो जो मैंने आपको सारे बता दिए। अब वो यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है, लेकिन उससे पहले कुछ जानकारी, इंग्लिश ग्रामर के वीडियोस डले हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। दूसरा क्या बोलते हैं आपको, पॉलिटी अगर पढ़नी है तो उसका भी प्लेलिस्ट तैयार है, उसको भी आप देख सकते हैं। संस्कृत मैं शुरू करने वाला हूँ 21 दिसंबर से, है ना। रोज सुबह आपको लेक्चर मिलेंगे, ये 4 बजे के आसपास, है ना, 4 बजे ही मिलेंगे। तो उनको देखिए और अपनी संस्कृति पर काम करिए। हर धर्म अपनी अपनी संस्कृति को जिंदा रखे बैठा है, नहीं समझे, लेकिन आपके पास कोई नहीं है। आप चले जाइए कहीं भी किसी क्रिश्चियन के घर, उनके यहाँ बाइबल होगी और वो बाइबल को पढ़ते हुए भी कभी कभी मिलेंगे। आप किसी भी मुसलमान भाई बहनों के घर जाइए, आपको दिखेगा कि वो कुरान पढ़ते हैं, उसको पढ़ते हुए दिखाई भी देते हैं। लेकिन आप चले जाइए किसी भी हिंदू के घर, तो हिंदू में तो पहले तो बंटवारा चल रहा है, दलित तो पहले तो मनुस्मृति रामायण जलाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके जो नेता है वो उन्हें बरगला रहे हैं। जबकि मैं एक बात बता दूं आपको कि दलित और ब्राह्मण जब मिले थे तो दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था इन्होंने, जो था चंद्रगुप्त मौर्य वाला और चाणक्य वाला समय, नहीं समझे। तो ऐसा नहीं है कि कभी किसी ने वो किया हो, पर ठीक है, अब किसी को क्या है कि बरगलाना हो तो बड़े बड़े लीडर बरगला देते हैं, आपको किताबों से दूर रख देना चाहते हैं, धर्म में खोट पैदा करना चाहते हैं, इस धर्म को तोड़ देना उनका विश्वास है ना। तो ये विश्वास उनका सफल हो जाएगा अगर इस तरह से ही चलता रहा तो, नहीं समझे। वैसे ये पलायन की स्थिति देखने को मिल रही है, मध्य प्रदेश के सागर से हिंदू पलायन कर गए। कहते हैं टोटल 800 जिले हैं पूरे भारत में, उसमें से 200 जिले में से हिंदुओं ने पलायन कर लिया, उसमें 200 में जिलों में अब हिंदू नहीं पाए जाते हैं, है ना। क्योंकि कोई पंडित पांडित्य कोई कुछ नहीं, मतलब हो गया, यही है, देखो यही तो है विखंडन करना, है ना, यही तो विखंडन करना है। तो आपको तैयार रहना चाहिए, आपको अपनी संस्कृति जोड़नी चाहिए, वरना आगे आकर के सब कुछ लुप्त हो जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद जय भारत, और अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, और बस इतना ही करें।